पे कमीशन पे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पे कमीशन, पहले मैं कहूँगा कि पे कमीशन बहुत स्पीड में काम कर रहा है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 50-60 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 60-65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, जिनके मुद्दों को पे कमीशन सुन रहा है, उन पर काम कर रहा है। आप समझिए, लोग कहते हैं कि डिजिटल ज़माना है, क्या ज़रूरत है मीटिंग करने का। बिना मीटिंग किए, ये केवल आपके समस्याओं के लिए नहीं है, इसमें पेंशनर्स की भी समस्याएं हैं, अलग अलग कैडर की अलग अलग समस्याएं हैं। तो भारत सरकार में लगभग 54-55 मिनिस्ट्रीज हैं। हर मिनिस्ट्री में 20-20, 30-30 डिपार्टमेंट हैं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, और हर डिपार्टमेंट में कई कैटेगरी के नौकरी करने वाले लोग हैं। मतलब लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के कर्मचारी हैं, जिनके अलग अलग पदनाम हैं, और हर पदनाम के साथ, यानी हर कैडर के साथ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उनको सुनना, उनको शार्ट आउट करना, उनके लिए समाधान निकालना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत पेचीदा काम है। 8-10 टीम्स होंगी जो पे कमीशन के तहत जो अलग अलग कैडर को कैटर कर रही होंगी, उनको देख रही होंगी। तब जाकर के वो फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट फिर भारत सरकार के पास जाएगी, वहाँ एक और कमेटी होगी जो उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद फिर वो अपनी उस पर नोटिंग देगी कि इस चीज़ को हम स्वीकार कर रहे हैं, इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को दे रहे हैं, इस चीज़ को नहीं दे रहे हैं। ये एक लंबा लेंदी प्रोसेस है। तो हमने चूंकि उस चीज़ को नज़दीक से देखा है, 2-3 बार हमारी खुद मुलाकात हुई है पे कमीशन के साथ, कुछ ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उससे चीज़ों की जटिलता समझ में आती है। तो लेकिन जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो जाएगा। सितंबर के लास्ट, यानी अगले महीने के अंत तक मीटिंग्स का दौर ख़त्म हो जाएगा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, मतलब 5 महीने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ जी, कपिल सिंह जी नमस्कार, कानपुर देहात से। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन 5 महीनों में पे कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और भारत सरकार के पास सबमिट हो जानी चाहिए। फिर अगर फरवरी तक ऐसा हो जाता है तो मार्च, अप्रैल को मैं बोल ही रहा हूँ कि 2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने में भारत सरकार उस पर अपनी मंजूरी दे सकती है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अप्रैल 2027 से पे कमीशन के लाभ एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे। 1-आध महीना इधर उधर हो सकता है, और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि पे कमीशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो सब सारे सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर हैं। वो खुद चाहते हैं पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू हो। ऐसा नहीं कि केवल आप ही चाहते हैं, वो भी यही चाहते होंगे। तो वो भी जल्दी से जल्दी काम ही करेंगे। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, इस मामले में विरोध की ज़रूरत नहीं है। पे कमीशन को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, पॉइंट्स रखने की ज़रूरत है। हम कर रहे हैं, हमारे संगठन ने अपील भी की थी पूरे देश से, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मेमोरेंडम भी भेजे हैं। इसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद भी देता हूं। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, चल रहा है। हमें भरोसा है कि पे कमीशन इसको समय से निपटा लेगा। पिछला पे कमीशन 1.5 साल लेट था, लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद ये भी हमें मिलेगा, उसी हिसाब से लग रहा है। स्पीड वही नज़र आ रही है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारी अगली रणनीति क्या है, उस पर बात कर रहा हूँ। हम 6 सितंबर को, पहले हमने अगस्त में एक बड़ा प्लान किया था कि हम अगस्त महीने में यहाँ पर 14-15 अगस्त के आसपास हम एक बहुत बड़ा रैली करेंगे। लेकिन चूंकि पे कमीशन के काम में हम खुद ही उलझे हैं, तमाम सारे मतलब जो है मेमोरेंडम को बनाना, फिर टीचिंग कम्युनिटी के लिए अलग से बनाना, ये सारी चीज़ों में हम खुद ही उलझे थे। तो अब हम उससे फ्री हो गए, फारिग हो गए। हमने पे कमीशन पर जितना काम करना था कर लिया है, जितने मेमोरेंडम देने थे दे दिए हैं। घनश्याम जी नमस्कार। और पे कमीशन के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं, 2 बार मुलाकातें हो गई, और इस बार तो जाते ही पहचान लिया मेंबर सेक्रेटरी साहब ने। उन्होंने बोला आपका तो हो चुका है पहले। हम तो आज कह रहे हैं, हम तो कल भी जेसीएम के लीडर से सेक्रेटरी साहब से मिलकर के आए। परसों हमने उनके साथ, कल हमने उनके साथ मुलाकात की, बैठक की। हमने अपने मुद्दों पर उनसे कहा कि ये जेसीएम की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कर्मचारी जिसने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया और वो रिटायर हो गया, फिर उसे ना तो एनपीएस से पेंशन मिल रही है, ना उसे यूपीएस से पेंशन मिल रही है। ये मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप भारत सरकार के साथ वार्ता के क्रम में हैं। आप वो प्लेटफार्म हैं जिससे सरकार बिना आंदोलन के बात करती है। हम लोगों से तो आंदोलन करने के बाद भी बात नहीं करती है सरकार। लेकिन जेसीएम को भारत सरकार ने बनाया ही इसीलिए है
कि अगर कोई मुद्दा है तो उसके साथ वो कम्युनिकेट करे, वार्ता करे, और किसी मुद्दे पर अगर नहीं बनती है तो जेसीएम को ये पावर है कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकता है। जेसीएम के ऊपर भी एक बॉडी होती है जिसको जेसीए कहते हैं, तो वो आर्बिट्रेशन में जाने का भी एक होता है। उस आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस उनके मुद्दों के साथ बातचीत करता है जेसीएम के साथ, वो वहां से सॉर्ट आउट होती हैं। मतलब जेसीएम एक बहुत मजबूत बॉडी है, उसको वो कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा बॉडी नहीं है। 1961 से बना हुआ चार्टर है, बहुत मजबूत है, संवैधानिक समझ लीजिए इसको। तो हमारे वो नेता हैं एक तरीके से, भले ही हमारी उनके साथ ट्यूनिंग बनती हो या ना बनती हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो देश के चुने हुए, डिपार्टमेंट से चुने हुए ऊपर तक एक सिस्टम से फिल्टर होकर के जाते हैं और भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता करते हैं उनके प्लेटफार्म की। तो हम तो आंदोलन करेंगे तब सरकार सुनेगी, एक बार नहीं 20 बार करेंगे तब जाकर के कहीं सुनती है, लेकिन अगर वो केवल पत्र लिखते हैं तो भी सरकार उनसे मिलती है, बात करती है। तो हमारा ये धर्म था, हमने उनके साथ कल मुलाकात की और उनके साथ इस प्रॉब्लम को रखा। कितना फिटमेंट, संदीप यादव जी पूछ रहे कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। मैंने पहले कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे लोग लिख करके भेजते हैं, सचिवालय के लोग भी बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 1.86 या 1.9 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर नहीं जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं मुझसे। मैं उन्हें बोलता हूं कि 2.1 से नीचे नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको, ऐसे समझिए कि जब तक पे कमीशन लागू होगा तब तक, यानी 2026 का इंक्रीमेंट, 2027 का इंक्रीमेंट कम से कम, और हो सकता है 2028 का या 2027 का जो जुलाई वाला लोगों का इंक्रीमेंट है वो, क्योंकि इंक्रीमेंट 2 बार मिलता है, मतलब अलग अलग डेट के हिसाब से लोग या तो जनवरी में लेते हैं या फिर जुलाई में लेते हैं, जिसकी जैसी सहूलियत है। तो उस समय तक कम से कम 2 इंक्रीमेंट लग चुके होंगे और डियरनेस अलाउंस तकरीबन 65% से ऊपर होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 65% डियरनेस अलाउंस होने का मतलब है कि 1.65, और 2 इंक्रीमेंट का मतलब है कम से कम 7%। तो अगर आप उसको भी देखोगे तो 65 में और 7 जोड़ दीजिए तो करीब करीब 72 के आसपास बनता है, यानी 1.72 बनता है। तो सरकार कितना भी कम दे, 0.2 तो देगी ना, 0.25 तो देगी, इससे कम क्या देगी। यूपी में चुनाव है अभी, तो वो कितना भी कम दे तो 2.1 तो वैसे ही जाता है। तो ये मतलब मिनिमम जो लोग बोलते हैं 1.86, 1.9, मैं उस बात को नहीं मानता। और दूसरी बात, जब आप मिनिमम जो हमारी जो फैमिली यूनिट हैं उनको अगर 3 से बढ़ा करके 5 करते हैं तो सीधे सीधे जो 18,000 की सैलरी थी, यानी 7वें पे कमीशन में, वो 18,000 की ना रह करके 30,000 बन जाती है। तो आप ऐसे देख लीजिए कि 30,000 कितना प्रतिशत बढ़ गया 18,000 से, तो उससे भी आपको लगेगा कि 2.1 के आसपास पहुंच जाती है। तो 2.1, और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर 2.1 मिलता है मिनिमम से मिनिमम, तो भी वो 2.57 पिछली बार वाले के 2.57 से ज्यादा अच्छा होगा। ये बात मैं कह रहा हूं। हमारी डिमांड 3.83 की है। फिर मैं कहूंगा कि मेरे मुंह से ना तो मैं इतना ज्यादा बोल भी नहीं पाता हूं, और खाली चिल्लाने से तो क्या ही होता है, तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा जो भी हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर 2.64 मिलता है तो एक वैलिड और रीजनेबल फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई भी सरकार, मुझे नहीं लगता कि जिसने क्या नाम है, जेसीएम ने पिछली बार भी 3 पॉइंट समथिंग ही मांगा था पिछली बार भी, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मिनिमम से मिनिमम 2.1 भी रहा तो भी कम से कम आपको 45% से ज्यादा का ग्रोथ मिलेगा, ये बात मैं कह रहा हूं। ये तो तय है, इतना तो तय है। इसके ऊपर जितना कर्मचारी संगठन, क्योंकि कम से कम 50 मीटिंग्स कर रहे हैं वो लोग, और एक दिन में कम से कम 20 संगठनों से मिलते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 दिन गुणा 20, यानी लगभग 1000 संगठनों के साथ पे कमीशन मिल रहा है। 1000 संगठन सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर ऑलमोस्ट दे रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि 1000 फिटमेंट फैक्टर उनके पास होंगे। हो सकता है 100-200 लोगों के 3.83 हो, किसी का 4.25 होगा, किसी का कुछ कम होगा, किसी का और ज्यादा होगा, लेकिन 1000 लोगों से फिटमेंट फैक्टर वो लोग सुनेंगे, फिर वो फिटमेंट फैक्टर वो अपना ही बनाएंगे।
वो ना हमारा होगा ना किसी और का होगा, लेकिन हाँ जो जस्टिफाइड जो डिमांड्स होंगी उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो हम 5 फैमिली यूनिट्स पर फोकस है कि जो भी सैलरी स्ट्रक्चर बने 5 फैमिली यूनिट्स को ध्यान में रख करके बने। जी आपके हिसाब से संदीप जी तो मैं बता दिया, और किसी साथी का कोई सवाल हो तो मैं ले लेता हूँ। लगभग कितना सैलरी मैंने बताया कि भैया 45% तो मिनिमम बढ़ेगी, मैं मान के चलता हूँ। ग्रॉस पे बता रहा हूँ, बेसिक पे नहीं, टोटल ग्रॉस पे। दिल्ली के कर्मचारी को मैं फिर से कहूँगा कि आपके पुराने आंकड़े क्या थे, 2.64 था भानुपत्रे जी। हमने जो फिर लिखा था 2.64, लेकिन कभी दिया ही नहीं सरकार को, क्योंकि सरकार को जब जेसीएम ने पहले दे दिया 3.83 तो मैंने 3.83 का दे दिया। फिर मेरा मतलब ही नहीं ना 2.1 का ना 2.64 का। सर नर्सिंग कैडर के लिए देखिए, नर्सिंग कैडर के लिए जो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसकी मुलाकात होगी कभी, नर्सेज के मुद्दे वो रखेंगे स्पेशली, उनसे बातचीत चल रही है हमारी। नर्सेज के जो उनका मेमोरेंडम बनना था उसमें मैं गया था, उसमें उनको सपोर्ट भी किया था। अगर आप लोग 4-5 महीने पहले जाएंगे, 3 महीने पहले, तो देख सकते हैं मैं टीएनआई के दफ्तर गया था, उनको सपोर्ट भी किया मेमोरेंडम बनाने में, उनके मुद्दों को उसमें रखा हुआ है। पैरामिलिट्री के लिए क्या बोले सर, देखो पैरामिलिट्री और हमारे लिए वो एक बार बार हम उसी बात को बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन, उसको बार बार बोलते हैं, और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी, ये हर बार बोलते हैं। बड़े भाई शैलेश जी भी, डॉक्टर साहब शैलेश जी भी दिखे, आपको भी नमस्कार। अगर ग्रॉस 70 है तो कितना, ग्रॉस 70 है, 40% बढ़ा लो, 28,000 और बढ़ा लो इसका, मोटा मोटा, मतलब मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। एचआरए, हाँ भट्ट जी, हरित भट्ट जी पूछ रहे एचआरए। देखो भैया हमने ये कहा है कि एचआरए के केस में 3 कैटेगरी बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है। 3 कैटेगरी सिटीज़ की होनी नहीं चाहिए, केवल 2 कैटेगरीज हों, और अगर 3 होती हैं तो तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जो रखा है सबसे छोटे शहर के लिए, उसमें रखा है 12%, फिर 24% और फिर 36%। मेगा सिटीज़ के लिए 36%, इससे कम एचआरए ना रहे, ये हमारी डिमांड है उसमें। विश्व विजय विद्रोही जी, क्या ओपीएस मिल पाएगी? देखो भैया ओपीएस तो मिल के रहेगी, लेकिन ओपीएस के नाम से मिले ऐसा संभावना बहुत कम है। एनपीएस हो या यूपीएस हो, उसमें वो सारे प्रावधान हो जाएंगे जो ओपीएस के प्रावधान थे। मैं मान के चलता हूँ 90 से 100% के बीच में हो जाएंगे। 2-4% की एनोमली रह सकती है, वो कोई बड़ा केस नहीं रहेगा। कौन सा सुधार आएगा? वॉलंटरी रिटायरमेंट में के दिन से पेंशन। हाँ आशुतोष ओझा जी, मुझे आपका स्टेटमेंट मिल गया है। आप जो बात कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं, पढ़े लिखे लर्नेड इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यापक, देखिए यूपी की बात अंकुर त्रिपाठी विमुख जी और अमित पांडे जी ने रखी है परसों पे कमीशन के मतलब जो है सामने डिस्कशन में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट विवेक सिंह जी का क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमने 4 कैटेगरी दी हैं। अभी तक क्या था, 1800 प्लस डीए, 3600 प्लस डीए, 5400 प्लस डीए, 7200 प्लस डीए, ये कैटेगरी चलती थी। हमने जो इसमें रखा है वो ये कहा है कि मिनिमम 9,000 रुपीज एक कर्मचारी को अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर खर्च करने पड़ते हैं, मिनिमम 9,000 रुपए। तो हम 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं। मिनिमम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एक कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, जो कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के बीच में आता है। लेवल 6 से लेकर के जो लेवल 8-9 तक जाता है, वहां पर हमने डिमांड की है 12,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, फिर उसके बाद 15,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, फिर उसके बाद 18,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। इस तरह से हमने कैटेगराइजेशन किया है। यानी मिनिमम जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जो सबसे कम लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए 9,000 प्लस डीए, जितना डीए मतलब टीए पर डीए भी मिलने के लिए ये हमने प्रस्ताव रखा है जी। ओपीएस यूपीएस 20 साल में फुल पेंशन, ये थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पेंशन मिल जाए, पहले वो लड़ाई है, और उसके बाद 20 साल वाला। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, कहीं 25 साल में ही है, कहीं 28 साल में है, कहीं 33 साल में है 50%। तो वो एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। 8CPC कब लागू? अप्रैल 27 के आसपास मुझे लगता है, अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के आसपास लागू हो जाएगा। और कोई सवाल हो तो मैं ले लूँ। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट,
ईएल के लिए मैंने 300 इनकेसमेंट बढ़ा करके 400 की जाए, और उसमें मैंने ये कहा है कि टीचर्स को भी 30 ईएल हर साल मिलनी चाहिए, और जो 10 ईएल इनकेसमेंट करा सकते थे जब हम एलटीसी लेते थे, 10 ईएल का इनकेसमेंट बढ़ा करके उसको 30 ईएल किया जाए एक बार में। ये हमारी डिमांड है उसमें। जी अनिल जी, एनसीआर का एचआरए एक रेट 30% हो, बिल्कुल ये बात मैंने रखी है अनिल जी कि दिल्ली पूरे एनसीआर 250 किलोमीटर तक, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है कहीं, तो ये पहले से ही रखी हुई डिमांड है। टीए के अनुरूप रनिंग माइलेज रनिंग स्टाफ में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हर जगह नहीं, वो कॉमन नहीं है, वो स्पेसिफिक ग्रेड, स्पेसिफिक कैडर, स्पेसिफिक मुद्दा है। मिनिमम कितना वेतन होगा, ये बड़ा जटिल सवाल है। मैंने एक इसमें बड़ा पहले जब मैं 30 अप्रैल को पे कमीशन के सामने था, तब मैंने एक बात रखी थी कि पे कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे कर्मचारी हैं, लेवल 1 से लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं, उनके साथ ज़्यादा बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए जब भी फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए तो भले ही उस फिटमेंट फैक्टर को ऐसा किया जाए कि अलग अलग बैंड का अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए, और सबसे जो छोटा बैंड है लेवल 1 से लेकर के 5 तक, उस बैंड को सबसे बड़ा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। सपोज दैट हमने ये कहा कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा 3.83, फिर लेवल 6 से लेकर के लेवल 8 तक के कर्मचारियों को लागू किया जाएगा 3.68, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा कम उसके, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि ऐसा हमेशा होता आया है कि सबसे बड़े कर्मचारी को सबसे ज्यादा लाभ, और उसमें छोटा पिसता ही जा रहा है। उसके पास हालत यह है कि आज दिल्ली में मतलब जो 10 साल की नौकरी करने के बाद जो 18,000 रुपए की सैलरी पे नौकरी शुरू किया था, वो 10 साल की नौकरी के बाद 36,000 सैलरी मिलती है उसको। सोचिए जरा, ये बात हमने कल भी रखी, परसों हमने रखी कि हमने तो जब टीए डीए का जब इंक्रीमेंट और डियरनेस अलाउंस की जब पीपीटी खोली, तो हमने उनको बताया कि सर देखिए, जो 18,000 10 साल पहले जिसने 18,000 पे नौकरी शुरू की थी, वो आज 36,000 रुपए ग्रॉस सैलरी ले रहा है। अब आप बताइए, 10 साल में दोगुनी भी नहीं पहुंच पाया। हमारा जो मॉडल है वो 7 साल में दोगुनी से ज्यादा पहुंचने का मॉडल है। अजय कुमार यादव जी नैनीताल से, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। यूटी जीआईएस का अमाउंट 1 करोड़। देखिए ये मैंने एक तो इसमें 2 चीजें हैं। एक जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जीआईएस, या जिसे हम यूटी जीआईएस कहते हैं, उसमें 30 रुपए कटते हैं जिस एम्प्लॉय के, उसके साथ कुछ हादसा हो जाए तो 30,000 मिलता है, 60 रुपए कटते हैं तो 60,000, और 120 रुपए जिसके कटते हैं उसको 1,20,000। तो उसमें तो बहुत दिन से हम इस लड़ाई को मतलब जो है लड़ रहे हैं, और मुझे काफी समय हो गया इस पर सरकार को ये प्रस्ताव देते हुए कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा हर कर्मचारी का होना ही चाहिए। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरीके से हमने क्लास बनाए हैं। और उसमें ये कहा है कि आप चाहो तो 30 रुपए को बढ़ा के 300 कर दो, 60 रुपए को बढ़ा के 600 कर दो, 120 रुपए को बढ़ा करके 1,200 रुपए कर दो, और उसी के प्रोपोर्शन में सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूट करे। क्योंकि आप कह रहे हो ना कि कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, तो अगर 300 रुपए हमारा कर्मचारी डालता है तो 300 रुपए आप भी डालो, तो वो 600 रुपए इकट्ठा होगा, 600 वाले के साथ 1,200 रुपए इकट्ठा होगा, और उन सबको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह से बीमा उसको दिया जाना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा नहीं होता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो सरकार अपना हिस्सा ले ले और कर्मचारी वाला हिस्सा कर्मचारी को दे दे, खत्म बात। हम आपका पैसा मांग ही नहीं रहे, हमें एक बड़ा इंश्योरेंस स्कीम मिल जाएगी, ये हमारी डिमांड है। और उसमें जो एक बैंकिंग सुविधा है, बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि अगर आपका खाता किसी भी नेशनल जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग्स है उसमें खुला है, जैसे जो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें अगर खुला है, तो आप वहां जाकर के जो एक स्कीम है जिसे कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज कहते हैं, उस कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज में हर कर्मचारी के लिए ये सुविधा है कि 1.5 से 2 करोड़ का बीमा है, सारे ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, और पूरा उसका जो डिजिटल है, जो ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग है वो सब फ्री है, और भी तमाम तरह के उस पर बेनिफिट्स हैं, तो वो आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं। और हाँ, इसके लिए किसी को पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। यूपी में तो खैर अपना जैसा चला रहे हैं लोग चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं भी 100 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। जो अनहोनी के केस में जो बीमा है
वो 1.5 करोड़ का, और हवाई दुर्घटना में बीमा 2 करोड़ का सरकारी बैंकों ने ऑलरेडी आपको दे रखा है। बशर्ते आपको वो फॉर्म भरना है, उसका कोई चार्ज नहीं है। केवल बैंक को जाकर के बताना है कि मुझे कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज का लाभ दीजिए, बस उस पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कोई इसके लिए कोई मतलब जो नेटवर्किंग वाला प्लान नहीं करना है कि हर महीने 100 रुपये जमा करेंगे, कोई मर जाएगा तो उसको 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। ये सब फ्रॉड केस है, इनसे बचिए। मैं अपने खास करके दिल्ली के कर्मचारियों से कहूँगा, शिक्षकों से कहूँगा, इन चीज़ों से दूर रहिए। चिट फंड के किसी भी तरह के घोटाले से आप अपने आप को अलग रखिए। हम इसीलिए कभी सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं। अगर आपको याद हो, हम पिछले 12 साल से एक्टिविज्म कर रहे हैं, 12 साल से संगठन चला रहे हैं, लेकिन हमने आज तक सदस्यता के नाम पर 5 पैसे नहीं लिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में सुशांत बेहर जी का क्वेश्चन है। देखिए, उसमें अभी तक क्या है कि मेरे ख्याल से पहले था 2260 रुपये या ऐसे करके, अभी पहले मतलब जो है 54,000 या 57,000 रुपये मिलता था एक बच्चे पर, और 2 बच्चे पर उसका दुगना। अभी हमने जो डिमांड की है वो 7,000 रुपये महीना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की दर से हमने डिमांड की है, और अप टू +4 मतलब 12वीं के बाद 4 साल और। एनईपी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने कहा है कि अभी तक तो जो सिस्टम था 10+2+3 का जो था सिस्टम, वो अब चेंज होकर के 5, 3, 3, 4+4, क्योंकि 4 साल की भी डिग्री इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो हमने उसमें ये कहा है कि 12वीं के बाद 4 साल तक, और चाहे वो पीजी का कोर्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा का कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, अगले 4 साल तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो वो 7,000 रुपये पर महीने के हिसाब से हमने डिमांड की है जी, 2 बच्चों के लिए, मतलब 14,000 रुपये महीना। उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सब लोग मिलकर के भारत को बेहतर बनाएं, काम भी बढ़िया करें, टीचिंग वाले टीचिंग भी बढ़िया करें, बाकी दूसरे जो लोग जिस ड्यूटी में लगे हैं उस ड्यूटी में भी अच्छा काम करें। पूरे हमारे अपने देश को स्वर्ग सा सुंदर सा बनाने की कोशिश में रहें, और अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक रहें, उसके लिए भी लड़ाई लड़ते रहें। थैंक यू सो मच।